नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। मौसम में बदलाव हो चुका है और तापमान में बढ़ोतरी लगातार जारी है। तापमान में हो रही इसी बढ़ोतरी से तेज गर्मी और लू का प्रकोप जारी है और इस तेज गर्मी और लू ने हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है, साथ ही हमारे स्वास्थ्य को भी पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है। तो इस तेज गर्मी और लू से कैसे बचा जाए, क्या कुछ सावधानियां रखी जाए, इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कमलेंद्र त्यागी जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर का परिचय मैं करवा देता हूं। आप जयपुर होम्योपैथी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। चलिए तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आज का जो ये समय है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है, मौसम परिवर्तित हो चुका है। एक जो टर्म है वो लगातार सुनने में आ रही है कि इनको लू लग गई है। तो ये जो लू लगना है, इसको हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ इसके लक्षण हैं? मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि जब ये मौसम बदलता है तो इसका शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पे बहुत तगड़ा असर आता है। और जो लू जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। शारीरिक तौर पे अक्सर बहुत ज़्यादा शिथिलता और शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, जो एकदम से मॉनिटरिंग, जो प्री मॉनिटरी सिम्टम होते हैं, वो हमें पहचान जाना चाहिए कि आदमी अचानक डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, शुद्ध भाषा में कहें तो बहुत ज़्यादा आलस, थकान, सुस्ती, कमजोरी उसको एकदम से आ जाती है। इसी के साथ साथ उसकी भूख और प्यास में चेंजेस आते हैं और कभी कभी हमें ये देखने में आता है कि अनायास ही उसको उल्टियाँ, उबाकियाँ या ये सब आना। छोटे बच्चों में जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये होता है कि बच्चे सुस्त के साथ साथ उनकी स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और तेज़ बुखार के साथ भी इसका ऑनसेट देखा गया है। इसकी शुरुआत में तेज़ बुखार भी देखा गया है। कभी कभी बुखार ना होते हुए सिर्फ डलनेस, थकान, सुस्ती के साथ साथ सीवियर हेडेक होता है और यहाँ पर आदमी भ्रमक हो जाता है कि उसे सरदर्द की समस्या है, जबकि उसे लू की समस्या होती है। तो आलस, सुस्ती, थकान, सर दर्द, उल्टी का जी, बुखार, ये सब मिलके एक ऐसा पिक्चर बनाते हैं जो हमें आइडिया देते हैं कि मरीज को लू या उसका प्रकोप अफेक्ट कर रहा है। जी, ये होता क्यों है? क्योंकि जब मौसम में तेज बदलाव आता है तो इसके सबसे पहले सबसे पहले हमारे पानी की कमी आती है शरीर में, और जो पानी की कमी आती है फिर हम डिहाइड्रेट होते हैं। और इस सीज़न में जो हमारे खान पान मौसमी फल हैं, जिनमें बहुत सक्यूलेंट है, फ्लैशी फ्रूट्स हैं, उनको भी हम नहीं खा पाते। हमारी लाइफस्टाइल, इस दिनचर्या इस तरह की हो जाती है कि हम फास्ट फूड या उन तरह के फूड्स पे ज़्यादा रिलाय करते हैं जो हमारे शरीर का पानी सोख लेते हैं। इस वजह से, और सीधी सी बात है, हमारा इन्फेक्शन, गर्मी की वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। 1-2 महीने पहले तक जो सब्जी सुबह से शाम तक खराब नहीं होती थी, वो अब इस मौसम में 3 से 4 घंटे में खराब हो जाती है। और ये जो लापरवाही होती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी प्रोड्यूस करती है। और जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, पेट खराब होता है और पेट खराब होते होते हमारा शरीर कमजोर होता है और हम उस तेज गर्मी के प्रभाव से, लू के प्रकोप से भी ग्रसित हो जाते हैं साथ के साथ। जी सर, इसमें कोई उम्र का कोई क्राइटेरिया है कि इस उम्र में ज़्यादा होता है, लू की चपेट में ज़्यादा आ जाते हैं या फिर कम? अमूमन ये उम्र के साथ साथ वहाँ ज़्यादा देखा जाता है जिनका डायरेक्ट सन में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, या जो थर्मल चेंजेस से आज का जो जीवन शैली है, वो धूप के लोग आदी बिल्कुल नहीं रहे हैं। हम घरों में एसी है, ऑफिस में कूलर एसी है, कूलर और एसी ने हमारे साथ साथ एक पैरेलल जिंदगी ले ली है। तो जो शरीर को धूप की आदत होनी चाहिए थी, वो हमारे शरीर को धूप की आदत अब बहुत कम रह गई है। तो अचानक जो थर्मल वेरिएशन होता है, तेज़ ठंड से हम धूप में आ जाते हैं या कूलर की हवा से हम तेज़ धूप में आ जाते हैं, तो ये जो थर्मल शॉक होता है, ये हमें बहुत जल्दी इसके प्रति प्री डिस्पोज करता है। नो डाउट बच्चे जो स्कूल से थके आ रहे आते हैं, ऑफिस वर्कर्स जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट, वर्कड आउट होते हैं, उनमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। गृहिणियाँ जो होती हैं, वो जो दिन भर काम करती हैं, वर्किंग वुमेन होती हैं, जो अपने शरीर में वाटर रिहाइड्रेशन का ध्यान नहीं रख पाती, वो बहुत जल्दी इससे प्री डिस्पोज हो जाती हैं। जी, बुजुर्गों की बात करी जाए तो जो बुजुर्ग हैं उनमें भी काफ़ी हद तक ये काफ़ी कुछ प्रभावित करती है। बुजुर्ग जो होते हैं, एक रेशियो के हिसाब से, एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया तेज़ गर्मी और जो लू है उसकी वजह से करीबन 50% जो बुजुर्ग हैं, जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनकी वो मौत का शिकार हो रहे हैं। ये आपने बहुत सही सवाल किया है।
बुजुर्गों का कारण ये है कि वो अपनी बढ़ती उम्र में डिहाइड्रेशन और थर्मल शॉक को नहीं झेल पाते, और क्योंकि उनके रीजनरेटिव पावर्स उतने अच्छे नहीं होते, वो एकदम से कोमॉर्बिडिटी बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा होती है। वो सिर्फ लू की वजह से ही नहीं लपेटे में आते, उनको उसके साथ साथ कोई ना कोई और व्याधि भी होती है, जिस व्याधि की वजह से डिहाइड्रेशन होते ही उनकी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस बिगड़ता है। अब अगर इस परिस्थिति में किसी बुजुर्ग को डायबिटीज़ है तो वो उसके लिए और ज़्यादा प्राणघातक हो जाती है। अगर किसी बुजुर्ग को सीकेडी, कोई क्रॉनिक किडनी की बीमारी है, तो वो उसके लिए और ज़्यादा प्राणघातक हो जाती है। और बुजुर्गों में क्योंकि इमीडिएट मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है ड्यू टू कोमॉर्बिडिटीज, इस वजह से आप जो बता रहे हैं वो बुजुर्गों में मॉर्टेलिटी या मृत्यु दर कभी कभी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। आपने क्रॉनिक डिजीज का जिक्र किया, तो जो लोग शुगर के पेशेंट है, जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट है या किसी और चीज़ के पेशेंट है, वो अगर लू का शिकार हो जाते हैं या तेज़ गर्मी की चपेट में आ जाते हैं, तो ये उनके लिए कितना गंभीर साबित हो सकता है? ये हर उम्र के लिए गंभीर साबित हो सकता है। इसमें हम बीमारी के साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है हाइड्रेशन लेवल का और टेम्परेचर का। ये दोनों ही बुजुर्गों के साथ साथ हम छोटे बच्चों की अगर बात करें, अगर तेज़ बुखार दिमाग में चढ़ गया तो दिमागी बुखार बन के वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो कोमॉर्बिडिटीज जो है वो हर उम्र में बहुत खतरनाक हो सकती हैं, बट बुजुर्गों के केस में क्योंकि ये होता है कि वो अपना पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाते, रीजनरेशन उनको बहुत मुश्किल होता है, उनकी इतनी दवाइयाँ चल रही होती है, वाइटल ऑर्गन्स उनके वीक हो चुके होते हैं, तो रिकूप करने की क्षमता, दोबारा रिकूप करने की क्षमता बुजुर्गों में थोड़ी कम होती है। और लापरवाही भी अधिकतर, औरों की लापरवाही बुजुर्गों के प्रति और वो खुद के प्रति सेल्फ केयर भी उनकी बहुत कम होती है, वो एक मेजर कारण हो जाता है उनके जान पे बनाने का। आजकल डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट ज़्यादा हैं, अगर वो इस गंभीरता की चपेट में आ जाते हैं, लू की गंभीरता की चपेट में आ जाते हैं, तो उनके लिए कितना हार्मफुल रहेगा? उनके लिए उतना ही हार्मफुल रहेगा जितना एक नॉर्मल आदमी के लिए रहेगा, लेकिन उसका प्रतिशत तब बढ़ जाता है जब वो अपनी दवाइयों में लापरवाही कर जाते हैं। क्योंकि एक छोटी सी मानसिकता देखी जाती है कि अगर मैं लू की दवाइयाँ ले रहा हूँ या एक पर्टिकुलर बीमारी की दवाइयाँ ले रहा हूँ तो मैं दूसरी दवाइयाँ छोड़ देता हूँ। ये मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप अपनी नियमित जो दवाइयाँ हैं उनके सेवन को बिल्कुल ना रोकें। अब अगर आपको डायबिटीज़ है और आप, सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा फल फ्रूट नहीं खा सकते, मीठे पे आपको संयम रखना है, तो आप शिकंजी और सबसे महत्वपूर्ण है ORS, चाहे वो कोई हार्ट पेशेंट हो या डायबिटिक पेशेंट हो या कोई क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट हो, वो नियमित नमक चीनी का पानी ले सकता है। डायबिटिक पेशेंट उसमें चीनी की मात्रा को कम करके सिंपल शिकंजी का पानी ले सकते हैं। नमक की मात्रा हार्ट पेशेंट्स को दिक्कत करती है तो वो सिंपल ORS का सेवन कर सकते हैं। बट हाइड्रेशन, पानी का सेवन लगातार करते रहें। आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, पानी एक ऐसी समस्या है जो आपको बहुत ज़्यादा बचाएगा। दूसरा जो अति महत्वपूर्ण है, जो डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट्स के लिए रामबाण अमृत है, वो है बील का फल। इस सीजन में अगर आपको कोई भी बीमारी है, आप निश्चित रहें डायबिटीज़ भी बील के फल से नहीं बढ़ती। तो डायबिटीज़ के मरीज हो या हार्ट के मरीज हो, वो बील के फल का सेवन करें बहुत ज़्यादा नियमित दवा के साथ। याद रखें, सिर्फ बील का फल एक संपूर्ण अचूक दवा नहीं है। दवाइयों के साथ साथ बील के फल का भी अगर आप सेवन करेंगे तो बॉडी में बहुत ठंडक आएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा और ठीक जल्दी होंगे आप। एक सामान्य मनुष्य को दिन में कितना पानी पीना चाहिए? शरीर के हिसाब से, गर्मी की बात कर रहे हैं, शरीर के हिसाब से, शारीरिक क्षमता के हिसाब से 15 साल से बच्चों को, ऊपर के बच्चों को तो कम से कम 4 से 5.5 लीटर तक पानी पीना ही चाहिए। और उनकी कैपेसिटी के भी हिसाब से है, उनको खुद को कितनी प्यास लग रही है। गर्मी और सर्दी मौसम के अनुसार परिवर्तित रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गर्मियों में तो लोग सर्दी में तो लोग 1.5 से 2 लीटर पानी नहीं पाते, बट वो भी गलत है। एक आम इंसान कोई भी मौसम हो 3, सवा 3, 3.5 लीटर पानी पीना ही चाहिए। और जैसे जैसे गर्मी की मात्रा बढ़ती जाती है तो आपको अपने पानी का सेवन 4, सवा 4, 4.5 लीटर तक कर लेना चाहिए, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप पतली छाछ ले सकते हैं, पुदीना ले सकते हैं, आम का पन्ना ले सकते हैं, क्योंकि पानी कब तक पिए कोई। और फिर वही शिकायत आती है, हम पानी पीते हैं और हमें फिर वॉशरूम जाना पड़ता है। तो उसका पतली छाछ, कैरी का पन्ना, फल फ्रूट, फ्रेश जूसेस, इन सब का सेवन करें और अपनी लिक्विड अमाउंट धीरे धीरे 4.5-5 लीटर तक ले जाए। लेकिन मैं एक आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिनको गुर्दे संबंधित समस्या है और जिनको डॉक्टर्स ने एक निश्चित मात्रा में लिक्विड इंटेक बता रखा है, वो बीमार व्यक्ति जिनको डॉक्टर ने निश्चित मात्रा में एक
अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक या लिक्विड इनटेक बता रखा है, वो कृपया करके अत्यधिक मात्रा में लिक्विड ना लें, उससे उनकी बीमारी का दुष्प्रभाव बढ़ सकता है। जो आपने लक्षण बताए हैं कि लू लगने पे ये करें, तो लक्षण थोड़े से प्रतीत होते ही क्या कुछ किया जाना चाहिए? पानी तो खैर पीना ही है, इसके सबसे पहले तो चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। चिकित्सीय सलाह के बाद आप घर पे रेस्ट करें, ठंडी पट्टी करें। बुखार एक बहुत कॉमन ऐसा है जो हर उम्र में आता है और छोटे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। तो छोटे बच्चों में पिसी हुई सौंठ जो होती है, अगर उसको हथेली से उंगलियों की तरफ मला जाए तो उससे बुखार में बहुत कमी आती है। ठंडे पट्टियाँ करें, अगर नॉर्मल पानी हो या ठंडा पानी हो, जो भी हो, मरीज़ की काया के हिसाब से पानी का निश्चय करें और माथे की पट्टी करें। पुदीने का पन्हा, पुदीना बहुत ठंडक एक पदार्थ है, पुदीने की चटनी, पुदीने का पन्हा, इन चीज़ों का सेवन करें। और जब आप बाहर निकल रहे हैं किसी भी वश, तो जेब में प्याज रख के निकलें। ये कुछ देसी नुस्खे हैं। यानी खान पान में जब भी अपनी डाइट हो तो प्याज को भी जो बढ़ा देना चाहिए, प्याज को भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। हमारे यहाँ तो रोटी प्याज खाया ही जाता था और जो रोटी प्याज खाते थे उनको लू ही नहीं लगती थी, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता था। प्याज इस सीजन में और खीरे, ककड़ी, संतरे, आपके तरबूज, खरबूज, इन सब में इतना रिच कंटेंट है वाटर का कि अगर ये हमारी डेली की दिनचर्या में होंगे तो लू लगने के बहुत कम सवाल रह जाते हैं। लेकिन हम न चाहते हुए भी, अनजान बनते हुए प्रकृति से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। और जितना हम अपनी प्रकृति से दूर जाते जा रहे हैं, उतना ही निश्चित मानिए सर, हम बीमारी की गोद में जाके बैठते जा रहे हैं। जी जी जी। गर्मी और लू की बात चल रही है तो सबसे कॉमन रोग एक समय में काफ़ी होता था हैजा, और एक नाक से खून बहता रहता था, उसका क्या कुछ उपाय? इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने में आया है, नाक से खून का। हैजा तो आप ये मान के चलिए कि एक ऐसी बीमारी है जो लगभग विलुप्त हो गई है। हमारी जो प्रीवियस सरकारें रही हैं, हर सरकार ने इस पर बहुत अंधाधुंध काम किया है और क्रांतिकारी काम किया है और उसको बिल्कुल लगभग विलुप्त कर दिया है। बट हाँ, फिर भी उल्टी दस्त जो थोड़े बहुत होते हैं वो हो ही जाते हैं। तो जैसे ही आपको उल्टी दस्त होते हैं, सबसे पहले आप अपने चिकित्सीय परामर्श करें, पानी की मात्रा का ध्यान रखें। बच्चे हैं तो उन्हें ORS पिलाएं, शरबत पिलाएं, पुदीने का रस पिलाएं और आम का पन्हा पिलाएं। ये चीज़ें जो होती हैं ये शरीर में तरावट लाती हैं। इसके साथ साथ आप इन चीज़ों का ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा तला हुआ चटपटा ना खाएं, आर्टिफिशियल फूड ना खाएं, इनसे रोग में बढ़ोतरी ही होती है। और जितना जल्दी हो सकता है 24 घंटे या 6-6 घंटे से अपनी परिस्थिति को मॉनिटर करें। जी, एक मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, योग और व्यायाम ये कितना ज़रूरी है, और इनसे इस तेज़ गर्मी और लू है या इससे संबंधित जितने भी रोग हैं उनसे कैसे बचा जाए? जो प्रातः काल पे योग, क्योंकि 8 बजे से ही धूप बड़ी तेज हो जाती है, जो प्रातः काल में ही सुबह उठ के योग और व्यायाम करते हैं उनके शरीर के लिए कहा गया है निरोगी काया। तो जो सुबह ही उठ के व्यायाम करते हैं, योग करते हैं और शरीर का ध्यान रखते हैं, उनको शारीरिक मजबूती, उनकी इम्यूनिटी, सेल्फ इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कितना ही धूप में घूमे, बहुत कम चांसेस हैं उनके अफेक्ट होने के। लेकिन अगर आपको लू लग गई है या आपको बहुत तेज़ बुखार है तो उस समय कृपया आप कोई व्यायाम ना करें। आप योग का ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसा बहुत ही स्पष्ट कोई आसन होगा तो ही आप उसको ध्यान में रखें। अदरवाइज सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसमें मेडिकल सलाह लें और मेडिकल सलाह के बाद जब आप ठीक होने लगे तब आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। अमूमन जब हमें उल्टी दस्त की शिकायत रहती है तब हम ORS घोल या ग्लूकोज का सेवन करते हैं, क्या इनको नॉर्मल डेज में भी सेवन किया जा सकता है उनका? बिल्कुल, इनको नॉर्मल डेज में ग्लूकॉन सी ये सब चीज़ें आती है, सिट्रिक एसिड और कई तरह के फ्लेवर्स में आती हैं। रिहाइड्रेशन के बहुत तरीके हैं। मैंने अभी आपसे अनुरोध किया कि हम बार बार पानी पीते पीते थक जाते हैं, तो माताएं और बहनें बहुत सजग होती हैं और वे अपने बच्चे को भिन्न भिन्न प्रकार से शरबत के तौर पे, ग्लूकोज के तौर पे, विटामिन सी, सिट्रिक के तौर पे, अनेक ठंडाई है उसके तौर पे, ठंडाई की तासीर बहुत अच्छी होती है। और जो बच्चे ठंडाई पीते रहते हैं उनको लू लगने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि उनके शरीर में काफ़ी तरावट रहती है। तो इन चीज़ों से माताएं और बहनें अपने बच्चों को स्वतः ही बचा के रखती हैं। पुराना हमारा जो खान पान था और एक आज का खान पान है, तो आपको क्या लगता है कि आज के हमारे खान पान में क्या कुछ ऐसी कमी रह गई है जिसकी वजह से हम इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं? सर, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। कमी तो अगर हम देखने जाएंगे तो हर तरफ कमी आ गई है। पहले बाजरी का सेवन हम गर्मी में भी करते थे, जबकि कहते हैं कि गर्मी में बाजरी का सेवन नहीं करना चाहिए। राबड़ी एक इतनी अच्छी चीज़ होती है हमारे हर घर की, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं कि कई लोग तो राबड़ी पीने में एक असहज हो जाते हैं। उनको लगता है राबड़ी पीने से अच्छा हम कोल्ड ड्रिंक पी लें। ये इतनी बड़ी भ्रांति है। राबड़ी बनाना भी भूल गए आजकल घरों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी जिंदा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिन घरों में राबड़ी बनती है
उनके जो बच्चे होते हैं उनको लगता है राबड़ी पीने से अच्छा है हम कोई जूस पी लें, और ये उनका एक नासमझी उनको लू की तरफ ग्रसित करती है। अगर कोई बच्चा आज की तारीख में सत्तू, राबड़ी ये सब चीज़ें ले तो उसको बहुत शारीरिक में प्रोटेक्शन मिलेगा। खाना हमारा असमय हो गया है, खाना हमारा फास्ट फूड और ठेले और थड़ी पे हो गया है, खाना हमारा खड़े रहने में हो गया है, तो सब कुछ ही हमारे खान पान में, व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। बट फिर भी जितना हो सकता है, इस भागदौड़ की भरी ज़िंदगी की भी मजबूरियां हो सकती हैं ये सब, लेकिन जितना हो सकता है हम घर का बना हुआ खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं। सबसे महत्वपूर्ण है इस गर्मी के सीजन में ताज़ा खाना खाएं। हम जहां भी खाना खा रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमें खाने में मिल रहा है वो ताज़ा है, क्योंकि चंद मिनटों या घंटों में ही खाना बना हुआ बहुत जल्दी खराब हो जाता है और वो फिर आपको बीमारी की तरफ ग्रसित करता है। खाने का आपने जिक्र किया, जो आजकल मार्केट में पैकबंद जो चीज़ें मिल रही है और उनका हम सेवन करते हैं और उनकी एक्सपायरी डेट भी काफ़ी होती है, 3-4 महीने तक खराब नहीं होता है। एज ए डॉक्टर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या उन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए? अत्यधिक मजबूरी हो, अगर कोई और कारण नहीं हो तो ही हमें इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी खाद्य पदार्थ को शेल्फ लाइफ 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने रखने के लिए हमें उसमें कोई ना कोई ऐसा पदार्थ मिलाना पड़ेगा जो उसको नेचुरल नहीं रहने देगा। अगर हमें कोई सिंपल फ्रेश जूस भी है, आज आप अपने घर में एक फ्रेश जूस बनाते हैं, वो 6 से 8 घंटे में खराब हो जाता है। लेकिन अगर वही फ्रेश जूस कंपनी का या किसी का बना हुआ आपको 1 महीना, 7 दिन, 10 दिन तक संभाल के रखना है, तो कुछ ना कुछ तो आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा जिससे उसकी लाइफ बढ़े, और तब वो नेचुरल नहीं रह गया। तो मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि इस मौसम में जितना नेचुरल फूड प्रोडक्ट हो, नेचुरल फल हो, नेचुरल जूस हो, उनको लें। अगर आपकी कोई मजबूरी है तो हाँ ठीक है, लेना पड़ सकता है, बट नियमित मात्रा में इनके सेवन से बचें। आप होम्योपैथी चिकित्सक भी हैं, तो ये जो होम्योपैथी चिकित्सक, आप क्या कुछ इसके उपाय हैं होम्योपैथी की नज़रिए से अगर बात की जाए तो? मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनमानस के सवाल के लिए आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, सबसे पहले होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा मानवता की सेवा के लिए है, और जिसको जो चिकित्सा मिलती है उसको सबसे पहले उसी चिकित्सा व्याधि को अप्रोच कर लेना चाहिए। कोई अच्छा है, कोई कम अच्छा है, उसमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। हर चिकित्सा सेवा मानवता की सेवा के लिए है, रोग को निदान के लिए है। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ एक ही चिकित्सा पद्धति लेके ही ठीक हो जाएंगे। अगर हमें लगता है तो हमें दूसरी चिकित्सा पद्धति की तरफ चले जाना चाहिए। होम्योपैथी में बहुत सी दवाइयाँ हैं जो आपको लू या हीट स्ट्रोक लगने पर कारगर सिद्ध हैं, जिसमें से एक नैट्रम कार्ब दवाई है, बेलाडोना दवाई है, जेल्सीमियम दवाई है, ग्लोनाइन दवाई है। लेकिन ये सब दवाइयों के नाम मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं, इनका सेवन अगर आपको करना है तो ये होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के बिना ना करें। जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके साथ साथ एक एविना सटाइवा एक दवाई आती है, जो अगर आपको लगता है कि कमजोरी है तो वो आप ले सकते हैं। अल्फा अल्फा एक दवाई है, वो भूख प्यास की वजह से ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हैं तो होम्योपैथी में बायो कॉम्बिनेशन एक दवा आती है 8, उसका आप सेवन कर सकते हैं। कमजोरी के लिए होम्योपैथी में बायोफंजिन नाम की एक दवाई आती है जो अत्यधिक कारगर है, उसका आप सेवन कर सकते हैं। और होम्योपैथिक विशेषज्ञ के पास जब आप जाएंगे तो वो आपको एक दिनचर्या और एक डाइट पैटर्न जरूर बताएगा, जिसका अगर आप अनुसरण करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। सर, अत्यधिक घी पीने से भी नुकसान होता है जी। तो मैं एक चीज कहूंगा कि जिस चिकित्सा पद्धति को आप नियम अनुसार लेंगे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप स्वयं चिकित्सक बन के स्वयं ही अपनी सेल्फ थेरेपी शुरू कर देंगे तो कोई भी चिकित्सा पद्धति हो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे, चाहे होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद कोई भी हो। एक चिकित्सक लाख करोड़ों घंटों की क्षमा चाहता हूं, एक चिकित्सक हजारों घंटों की मेहनत के बाद एक चिकित्सक बनता है। रोज नित नए मरीज देख के उसको एक अपनी चिकित्सा पद्धति का ज्ञान होता है। वो चिकित्सक जब आपको दवा देगा और स्वयं आप अपनी चिकित्सा करेंगे, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, चिकित्सक को दिखाएं और तभी दवा का सेवन करें। गर्भवती महिलाओं की बात करी जाए तो गर्भवती महिलाओं का भी ये दौर बड़ा कठिन होता है, और उसमें भी गर्मी और लू का जब प्रकोप आ जाता है तो उनके लिए और
दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए क्या कुछ? मेरी गर्भवती बहनों को तो बहुत डबल तकलीफ इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको सुबह उठते ही उल्टी वगैरह और इस तरह की इस तरह के सिम्टम कॉमन गर्भवती महिला को होते ही हैं। और उस उल्टी, एक नॉर्मल उल्टी गर्भवती महिला को हो रही है और अगर उसको लू लग जाए तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है और कभी कभी तो स्थिति हॉस्पिटलाइजेशन तक की आ जाती है, जो परिवार पर एक बोझ हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में कहूँगा सावधानी ही बचाव है। मैं मेरी बहनों से कहना चाहूँगा कि आप नियमित तौर पर पानी और जितनी भी चीज़ें बताई आपको भिन्न भिन्न प्रकार की, और सबसे बड़ी बात है मैं माताओं और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका मन नहीं करेगा पीने का, लेकिन कृपया अपने गर्भ में बच्चे का सोच के आप ध्यान दें, समझदारी दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। और अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा लगता है कि उल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कृपया माताएं और बहनें ध्यान दें, अगर आपको ज़रा सा भी लगता है उल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चक्कर आ रहे हैं, बच्चे के मूवमेंट कम हो रहे हैं, तो तुरंत हॉस्पिटल में जाके दिखाएं। हो सकता है इसका दुष्प्रभाव शिशु पर भी हो। कृपया, वक्त बहुत कीमती होता है गर्भवती महिला के लिए। हर मौसम में हमारा पहनावा बहुत कुछ मैटर करता है, पहनावा भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सर्दी में हम जहाँ अधिक कपड़े पहनते हैं, तो गर्मी और लू का जब दौर चल रहा है तो हमारा पहनावा किस तरीके से होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है हमारी गर्दन ढकी हुई रहनी चाहिए, सर ढका हुआ रहना चाहिए, कान ढके हुए रहने चाहिए। हम सोचते हैं एक गमछा एक बुरी बात है, बिल्कुल नहीं। सर पर गमछा हो या एक रुमाल हो या काफ्तान हो, ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। हमें अपना सर ध्यान से ओढ़ के रखना चाहिए, गर्दन का ध्यान रखना चाहिए। कपड़े वो पहनने चाहिए जिससे हवा आती जाती रहे, लूज कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, टाइट फिटिंग के कपड़े। इस राजस्थान के क्लाइमेट में मैं आपके माध्यम से बनाना चाहूँगा, लू ही नहीं अनगिनत चर्म रोगों को न्योता देते हैं। जब हम गर्मी में बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं तो पसीने होते हैं, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा राजस्थान में चर्म रोग गर्मी में बहुत फैलता है, और ख़ास तौर से फंगल इन्फेक्शन तो स्त्रियों और पुरुषों को इतना परेशान करता है जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि जहाँ स्किन के फोल्ड आ जाते हैं, कहीं भी जहाँ स्किन के फोल्ड आ जाते हैं, रानों में फोल्ड आ जाते हैं, जहाँ हवा का क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो पाता टाइट कपड़े पहनने की वजह से, तो फिर हर तरह की और स्किन बीमारियां भी ग्रसित होती हैं। एक डॉक्टर साहब, जब हम गर्म से ठंडे स्थान पे जाते हैं या ठंडे से गर्म स्थान पर आते हैं तो उससे भी कई चीजें हमारा स्वास्थ्य लू की जनक यही एक चीज है, थर्मल इक्विलिब्रियम। जब हम अचानक गर्म सर्द का आटन होता है, इसे देशी भाषा में कहा भी जाता है कि जैसे ही बुखार उल्टी दस्त हुए गर्म सर्द का आटन हो गया। ये एक गांव के सामाजिक परिवेश की एक आम भाषा है कि टाबरा ने गर्मी सर्दी को आटन हो गया है तो उसको तुरंत कच्चा प्याज खिलाओ, इस तरह की चीज़ें करो। तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। और तभी मैं आपसे कह रहा था कि नॉर्मल दिनचर्या में कूलर और एसी इतना ज़्यादा आ चुके हैं कि हम अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति से दूर होते जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके सुबह शाम हम टहलें। इसका मतलब ये नहीं है हम धूप में जाके खड़े हो जाएं, बट हाँ आती जाती धूप का हम थोड़ा बहुत सेवन करें। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि धूप का सेवन बहुत कम होता है तो अत्यधिक लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, और विटामिन डी तो हमें सूरज की किरणों से ही मिलता है। तो हमें सुबह शाम की धूप का सेवन करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सकता है घूमना चाहिए और अपने खाने पीने और ओढ़ने पहनने का ध्यान रखना चाहिए। जी, हमारी पारंपरिक संस्कृति में मटकी का खासा महत्व है, मटके का पानी ही पीना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात है। जब हम फ्रिज का पानी पीते हैं और हम आइसक्रीम खाते हैं तो हम सोचते हैं हमने कुछ ठंडा खाया। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। जो आइसक्रीम हम खाते हैं, जो फ्रिज का ठंडा पानी हम पीते हैं, उसकी तासीर गर्म होती है। इसीलिए आप देखिएगा जब बच्चे फ्रिज का पानी पीते हैं वो पूरी बोतल लगा के पी जाते हैं। उससे फिर वही उनको गर्म सर्द का आटन होता है, शरीर में तेज गर्मी होती है और ठंडा पानी जाता है और वो गर्म सर्द का आटन उनको बार बार बीमार करता है। तो मटके के पानी की तासीर एक्चुअली ठंडी होती है, फ्रिज के पानी की तासीर उतनी ठंडी नहीं होती जो कि गर्म होती है और जो शरीर पे बहुत दुष्प्रभाव छोड़ती है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर कोई माताएं बहनें परिवार इस चीज़ से ग्रसित है कि बच्चे ठंडा पानी पी के बीमार पड़ जाते हैं, गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, तो होम्योपैथी में इसका जड़ से इलाज हो सकता है। आप निकटतम चिकित्सक से मिलें और इसका इलाज करवाएं। कहते हैं कि हमारी रसोई भी आधे रोगों की समस्याओं का समाधान करती है, तो ऐसे क्या रसोई की ऐसी क्या कुछ चीजें वस्तुएं जिससे हम इससे दूर रह सकते हैं? सर बिल्कुल, मैंने बताया पिसी हुई मुलैठी, पिसी हुई मुलैठी को हाथों पे लगा के उसका लेप लगा के बुखार को कम किया जा सकता है। पुदीना जो होता है उससे हम ले सकते हैं। कैरी का पन्हा इस सीजन में बहुत चाव से लिया जाता है, उस कैरी के पन्हा को हम ले सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दिन के समय अगर हम प्याज का रायता लें, दही के साथ प्याज का रायता लें, तो वो हमें बहुत हेल्प करता है। यही सब चीज़ें हैं जिनसे हमें बहुत हेल्प मिलती है देसी तरीके से। फ्रूट
वगैरह की अगर बात करी जाए, फ्रूट और सब्जी, तो इसमें विशेषकर किन सब्जी और फ्रूट्स जो सीजन्स के फ्रूट सेवन किया हैं, जाए? मौसमी, संतरा, आपका खरबूज, तरबूज, इन सब का सेवन हमें लगातार करना चाहिए। अंगूर अब जा रहे हैं, आम आ रहा है, ये सब जूसी फ्रूट्स हैं, इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। एवोकाडो एक फल आता है, अगर वो आप काट के छील सकते हैं तो वो आपके लिवर के लिए अमृत है। जी। एवोकाडो भी एक बहुत अच्छा फल है। इन सब का अगर हम सेवन करेंगे तो निश्चित हम बचे रहेंगे। जी। प्रोग्राम के अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं, तो आप हमारे दर्शकों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए, और जहाँ तक हो सकता है अपना ख्याल रखिए। चिकित्सा प्रणाली को सबसे अंत का ऑप्शन रखिए। आप अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, ओढ़ने पहनने पे ध्यान दीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे। नेचुरल खाइए, निरोगी काया रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे हैं, आपका मेरा बहुत बहुत सौभाग्य था। धन्यवाद। और एक बार फिर से हम यही आपसे अपील करते हैं कि अपना और अपनों का ख्याल रखिए, निरोगी रहिए, क्योंकि पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।